विजिट्स होती हैं जब, तो अलग क्षेत्रों में अलग-अलग ये फॉलोवर्स चलते हैं, खासकर गौ सेवक उनसे प्रेरणा पाते हैं। जी, जी। बहुत-बहुत धन्यवाद दोनों लोग आदरणीय जुड़ने वाले दिनेश हैं। जी सेमवाल जी। जी, और आदरणीय, निश्चित मैं आपकी जो बात है, को वापस जो करता आपने हूँ। कहा है, और ये हाँ, जी, सर जो योगाहार कार्यक्रम हम सुबह अभी हमने आदरणीय मुकेश सिंह जी रघुवंशी जी के साथ हमने योग किया, और इसके बाद हम जो है दूसरे सत्र में जो चर्चा करते हैं, भारत के हम इतिहास की बात करते हैं, हमारा भारत कैसे स्वस्थ बने, कैसे समृद्ध बने, इस पर भी हम चर्चा लगातार करते हैं। तो और हम जो है शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, और गौरक्षा, गौपालन, जैविक खेती, प्राकृतिक खेती, इन तमाम बिंदुओं पर हम चर्चा करते हैं, जब हमारा किसान कैसे समृद्ध हो। इस कार्यक्रम को चलते हुए आज हम 5वें साल में प्रवेश कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा, शायद अभी हमारे आज के चीफ गेस्ट महोदय अभी नहीं जुड़े हैं, वो जर्मनी से उनको जुड़ना है। तो तब तक के लिए मैं अभी डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी को आमंत्रित करूं कि एक आध दो टिप्स वो बताने का कष्ट करें, तब तक वो जुड़ते हैं। जी, जी। आदरणीय डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही तो आप सादर आमंत्रित हैं। प्रणाम। जी, प्रणाम समस्त प्रणाम। जी प्रणाम, सबको प्रणाम। समस्त योगाहार परिवार के हमारे सभी भाई बहनों को प्रणाम, परमपिता परमेश्वर को प्रणाम, गुरुदेव को प्रणाम, और समस्त गुरुजनों को मेरा सादर नमन। अभी तो इंतजार किया जा रहा है हमारे मुख्य अतिथि का, जिनके बारे में जो सारी अभी जानकारी सुनी आदरणीय दिनेश जी से, तो बड़े विशाल व्यक्तित्व हैं और बहुत महत्वपूर्ण उनसे बातें मालूम पड़ेंगी। मुझे समय दिया है तो इस समय में ज्यादा लंबा तो कुछ विषय नहीं लेती हूँ, बस इतनी बात बता दूं कि जो उस दिन बात हुई थी, हमारे आदरणीय रमेश जी भाई साहब ने पूछा था कि कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन घर में रखने के लिए, जो इस समय अभी जो मौसम चल रहा है उसमें बहुत आवश्यक है, वो सारी जानकारी। और कुछ मेडिसिन ऐसी घर में रख लें जो इमीडिएट आपको इमरजेंसी वाला काम कर सकती हैं। तो वही मैं नाम बता देती हूँ। अभी जो वर्तमान समय में जो मौसम बदल रहा है और कई प्रकार की बीमारियां आना चालू हो गई हैं, कई प्रकार के ऐसे विकार उत्पन्न होना चालू हो गए हैं जो पुराने दबे रहते हैं। तो ये वर्षा ऋतु जो संधि काल है, ग्रीष्म और वर्षा का, इसमें जिन लोगों की वात प्रकृति है वो ज्यादा बिगड़ जाते हैं, क्योंकि वात प्रभाव ही बढ़ता है इन दिनों में, और पित्त जो है वो कुपित हो जाता है। तो उसके कारण जोड़ों में दर्द जिनका पुराना है वो बढ़ जाएगा, और साथ में किसी प्रकार का त्वचा रोग है वो भी बढ़ जाएगा। वो इस समय में बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाता है। उसके साथ में आंखों में बहुत प्रॉब्लम आती है, आई फ्लू होता है। और एक्यूट डिजीज में देखें तो बैक्टीरिया और वायरसेस के कारण जो बीमारियां होती हैं, तो उसमें मलेरिया, टाइफाइड, डायरिया, डिसेंट्री, पेट की गड़बड़, पाचन संस्थान की गड़बड़, ये सारी प्रकार के रोग इन दिनों में, ये संधि काल में उत्पन्न होते हैं। कुछ मैं 3-4 मेडिसिन के केवल अभी नाम बता देती हूँ जो आप इमीडिएट रखें। यदि जोड़ों में दर्द है, पुराना रोग उभर गया है, पुराना जो कभी चोट लगी थी उसके कारण कहीं कोई दर्द है, और साथ में अर्थराइटिस का दर्द है, या और भी किसी प्रकार का कोई भी जॉइंट्स में पेन है, तो 2 मेडिसिन बहुत महत्वपूर्ण है, और वो आपको इमीडिएट आराम दे सकती हैं। उसके बाद तो बाकी आपकी जो मेडिसिन चलती हैं उनको लेना ही होता है। रसटॉक्स और ब्रायोनिया, रसटॉक्स 30 और ब्रायोनिया 30, ये 2 मेडिसिन ऐसी हैं जो आप घर में रख सकते हैं। इनका किसी प्रकार से साइड इफेक्ट नहीं है, और यदि बहुत ज्यादा चलने फिरने में आपको दर्द होता है तो रस्टॉक्स लेना है, और यदि बैठे रहने में आप आराम कर रहे हैं और तब भी आराम कर रहे हैं, और जब पहली बार मूवमेंट चालू होता है तब आपको रस्टॉक्स लेना है, और आराम की स्थिति में आपको ब्रायोनिया लेना है।
तो अगर आप नोट कर सकें तो ये मेडिसिन आप नोट कर लें। उसके साथ में कोलोफाइलम, जो इन दिनों में बहुत अधिक कहीं कहीं कुछ एरिया में बहुत बारिश होने लगी है, बहुत तेज बारिश हो रही है, बहुत ज्यादा नमी आ गई है वातावरण में, उसके लिए भी रस्टॉक्स मेडिसिन बहुत फायदेमंद होती है, क्योंकि भीग जाने के कारण या बरसाती हवा लग जाने के कारण कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो भी रस्टॉक्स 30 आप घर में रख सकते हैं। उसके साथ में कोलोफाइलम ऐसी मेडिसिन है जो ज्यादातर ऐसे समस्या महिलाओं में आती है या पुरुषों में भी रहती है कि जब बादल पानी या जब बिजली की चमक होती है तब बड़ी मानसिक रूप से बहुत घबराहट हो जाती है, बहुत एंजाइटी हो जाती है, बहुत ज्यादा अंदर से ऐसी घबराहट हो कि क्या हो जाएगा, लाइक उस टाइप से उनका विचार हो जाता है और वो कुछ काम नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार के अगर किसी प्रकार के लक्षण है तो कोलोफाइलम 200 कोलोफाइलम 200 एक ऐसी मेडिसिन है जो किसी प्रकार के साइड इफेक्ट नहीं करेगी, बल्कि इस प्रकार की मानसिक स्थिति को बहुत जल्दी कंट्रोल कर लेती है। इसके साथ एक और मेडिसिन है आर्सेनिक और डल्कामारा। आर्सेनिक 30, डल्कामारा 30, ये है पाचन संबंधी विकार हो जाते हैं, खान पीन की गड़बड़ी होती है, वात पित्त बिगड़ जाता है, उसके कारण बहुत लूज मोशंस हो जाते हैं, डायरिया हो जाता है और पेट में दर्द और इस प्रकार के बहुत सारे लक्षण होते हैं, उल्टी की भी तबीयत होती है, वॉमिटिंग भी हो जाती है। तो ऐसे समय में आर्सेनिक और डल्कामारा 30, ये 2 औषधियां ऐसी हैं जिनको किसी प्रकार का साइड इफेक्ट हुए बिना आप आसानी से ले सकते हैं। तो इन मेडिसिन को आप घर में रखकर और इमीडिएट कंट्रोल करने के लिए ले सकते हैं। उसके बाद तो यदि ज्यादा प्रॉब्लम है तो फिर चिकित्सक की सलाह लेना ही होता है, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन में थोड़ा माइन्यूट ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी होता है। डायरिया भी हो रहा है, लूज मोशंस भी हो रहे हैं, तो उसमें भी किस प्रकार के दर्द के साथ हो रहा है या बिना दर्द के हो रहा है, या इमीडिएट आप खाना खाते हैं और इमीडिएट आपको जाना पड़ता है, या साथ में गैसेस बन रही हैं और उसके साथ में पेट दर्द हो रहा है। ऐसे थोड़े थोड़े से छोटे छोटे से लक्षणों पर मेडिसिन बदल जाती हैं, किंतु फिर भी और साथ में जो व्यक्तित्व है, जो पेशेंट है, उसका जो नेचर है, उसका जो शारीरिक गठन है, उसकी जो अंदर की सोच है, उसकी मानसिकता किस प्रकार की चल रही है, वो क्या फील कर रहा है अंदर, इन छोटी छोटी बातों पे भी मेडिसिन बदल जाती हैं। किंतु फिर भी हम कुछ ऐसी मेडिसिन है मोटी मोटी जिनको कि आप रख के इमीडिएट आपको इमरजेंसी वाला काम कर देंगे। कैंथेरिस एक मेडिसिन है, कैंथेरिस 30, जो जादुई असर करती है जब कुछ बर्न हो जाता है, जल जाता है। कभी कभी काम करते समय, अग्नि के पास में काम करते समय या यज्ञ हवन करते समय भी, या किसी भी कारण से यदि भाप लग जाए, हाथ में जल जाए, ज्यादा भी जल जाए या हल्की सी भाप लगे, तो कैंथेरिस 30 जादुई असर करती है। उसमें किसी प्रकार के फफोले नहीं आते, और यदि जल भी गया है ज्यादा तो कैंथेरिस 30 ओरल लेना, खाना है। और कैंथेरिस का एक ऑइंटमेंट आता है जो लगाने से बहुत जल्दी आराम होता है। जले हुए कोई भी प्रकार का घाव हो, जला हुआ किसी भी प्रकार का विकार आ गया है तो वो ठीक हो जाता है। उसके साथ एक और मेडिसिन है सल्फर, सल्फर 30, वो प्रिवेंटिव का काम करती है। अभी इन दिनों में जो मच्छर, मक्खी, वायरस, बैक्टीरिया के काटने के कारण जो बीमारियां हो जाती हैं, अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया, अलग अलग प्रकार के वायरस से अलग अलग प्रकार की बीमारियां होती है। हर बीमारी के लिए अलग बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है, अलग वायरस रिस्पॉन्सिबल है, परंतु कॉमनली हमारे अंदर से इम्यून सिस्टम थोड़ा सा मजबूत रहे कि अगर कुछ काटा भी है या कुछ इन्फेक्शन आ भी गया तो उससे बहुत ज्यादा उसके रिजल्ट ना मिल पाए, मतलब उससे ज्यादा रोग के लक्षण ना आ पाए, उसके लिए सल्फर 30 मेडिसिन है, जिसको आप सुबह के समय एम्प्टी स्टमक ले सकते हैं, केवल हफ्ते में 1 बार या 2 बार, बस उसको ज्यादा नहीं लेना है। और जिनको त्वचा का रोग है, जिनके त्वचा के विकार है, उसमें भी ये सल्फर 30 काम करती है, किंतु पोटेंसी केवल और केवल 30 ही लेना है।
अधिक बड़ी नहीं लेना है, क्योंकि जो शक्तिकृत मेडिसिन होती हैं, जो पोटेंसी होती है, उनका बहुत अलग अलग प्रकार से प्रभाव होता है और वो चिकित्सक की सलाह से ही वो पोटेंसी आगे पीछे बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि देख लिया जाता है कि रोग की इंटेंसिटी कितनी है, रोग कितना गहरा है या फिर नया है। त्वचा के रोग जैसे त्वचा के रोग जैसे वो हो जाता है, अर्टिकेरिया हो जाता है, मतलब लाल लाल चकत्ते आ जाते हैं, खुजली होती है, बहुत तेज खुजली होती है, अचानक से चकत्ते 2-3 प्रकार से होते हैं, कभी तो ऐसे दाना 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 हो जाता है, या फिर ऐसे लंबे लंबे रेशे जैसे चकत्ते हो जाते हैं। दाद भी हुई रहती है, पुरानी दाद होता है, पुराना एक्जिमा होता है, वो भी इन दिनों में बढ़ जाता है। तो एक्जिमा तो देखिए बहुत क्रॉनिक डिजीज है, एक्जिमा के लिए तो विदाउट एनी मतलब डॉक्टर की सलाह, चिकित्सक की सलाह के बिना एक्जिमा में तो कोई मेडिसिन काम नहीं करेगी, क्योंकि उसके लिए बहुत गहरा अध्ययन चाहिए और बहुत गहरा उसमें उस सिम्टम्स उसको कलेक्ट करना पड़ता है। पर जो ये इस प्रकार का एलर्जी हो जाती है, वो इन दिनों में वो भी बहुत कॉमन है कि लाल लाल चकत्ते आ जाएंगे, अचानक से खुजली होती है तेजी से, और जैसे हमने खुजाया तो लंबे लंबे दौर, और फिर थोड़ी देर के बाद में ठीक भी हो जाता है। उसका कारण भी अंदर ब्लड की इम्प्योरिटीज होती है, खून के अंदर जितनी भी गंदगी आ जाती, सारे हमारे त्वचा के विकार खून की गंदगी के कारण ही होते हैं। और सारी गंदगी हमने हमारे आहार विहार की गलती से हम अपने अंदर जमा कर लेते हैं। केवल आहार विहार ही नहीं, मानसिकता से भी, आचार विचार से भी, आचार विचार से भी हम हमारे शरीर के अंदर बहुत सी गंदगी एकत्र कर लेते हैं, जो केवल एक्यूट ही नहीं होती, मतलब केवल नई ही नहीं होती, पुरानी होती है, और भी पुरानी होती है, पीढ़ियों से भी पुरानी होती है, पीढ़ी दर पीढ़ी भी वो गंदगी चलती है जो जीन्स में आती है। तो ऐसे जो प्रकार के विकार होते हैं उसमें त्वचा के रोग बहुत ज्यादा कॉमन है, और अस्थमा, ट्यूबरकुलोसिस, ऐसे रोग भी बहुत कॉमन है जो जेनेटिकली आते हैं, उसके पीछे बहुत लंबी हिस्ट्री होती है, तब वो हमारे पास आ पाते हैं। उसको जब जो उससे कहेंगे कि वो प्रारब्ध वाले रोग हैं। रोग भी कई प्रकार के होते हैं, नए रोग हैं, पुराने रोग हैं, और प्रारब्ध वश किए आए हुए रोग हैं, हमारे पिछले जन्मों के विकारों के कारण आए हुए रोग है। उसके साथ में मानसिक रोग है, तो मानसिक भी जो आचार विचार होता है उसके कारण बहुत से मानसिक रोग होते हैं। ये सारी जो अंदर की हमारे क्रिया चलती रहती है, उसके कारण लक्षण जो आते हैं वो बहुत बाद में आते हैं। तो रोग लक्षण आया तो वहां पर वो रोग नहीं है, रोग वो तो केवल शरीर पे, हमारे इस शरीर पे दिखने लगा है, किंतु उसका कारण कहीं बहुत अंदर दबा हुआ है, वो एक्यूट भी है, क्रॉनिक भी है, और भी कई प्रकार से है। तो इतना ही मैं कहूंगी, शायद हमारे मुख्य अतिथि का आगमन हो चुका है, ऐसा लग रहा है, तो मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहन जी, टेबलेट के नाम फिर से बता देते, टेबलेट के नाम थोड़ा बता देते, लिख जी लेते हम लोग। मैं बताती हूँ, लिखिए आप। सबसे पहले लिखिए रस्टॉक्स, RHUSTOX, हिंदी में भी लिख लीजिए, जरूरी नहीं है इंग्लिश में लिखना। रस्टॉक्स 30 30। उसके बाद ब्रायोनिया, BRYONIA, ब्रायोनिया 30। उसके साथ आर्सेनिक, आर्सेनिक ARSENIC 30। आर्सेनिक 6 भी बहुत काम करती है, जब होता है कि सडनली गर्मी सर्दी हो गई है, आजकल तो वो इतना गर्मी होती है, एसी में बैठे रहते हैं, इमीडिएट बाहर निकलते हैं, फिर वापस एसी में आते हैं, गाड़ियों में जाते हैं तो एसी में है, वहां से बाहर निकले तो फिर खुले वातावरण में आ जाते हैं। इस प्रकार टेम्परेचर वेरिएशन जब हो जाता है तो अचानक से हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम गड़बड़ करने लगती है, और पतला नाक से पतला बहाव होने लगता है, मतलब जिसको कहते हैं कि एकदम एक्यूट पानी जैसा सर्दी हो जाती है। ऐसे समय में आर्सेनिक 6 30 नहीं, आर्सेनिक 6 की केवल 2-3 डोज आप लेंगे तो ही बहुत जल्दी आराम मिल जाता है। और ये जो पहले नाम बता देती हूँ, उसके बाद कोलोफाइलम, कोलोफाइलम CAULOPHAILUM
COLOPHYLUM, कोलोफाइलम 30, या ज्यादा गहरी है कुछ लक्षण तो 200, कोलोफाइलम 200। जब बादल, बिजली चमकती है, बादल आते हैं, बहुत ज्यादा गड़गड़ाहट होती है वातावरण में, तो घबराहट हो जाती है, मानसिक रूप से विक्षिप्तता तक की भी स्थिति आ जाती है। उसके लिए कोलोफाइलम 200 या 30। सल्फर SULFER, सल्फर 30, ये प्रिवेंशन का काम करेगी, रोगों को आने से रोकने के लिए हमारी इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है। अब ये मत समझिए आप कि ये तो हमने ले ली थी उसके बाद भी हमको रोग हो गया। जैसे मैंने बताया कि हर एक का व्यक्तित्व अलग है, हर एक की शारीरिक रचना अलग है, हर एक के पास वात पित्त कफ ये प्रकृति है, उसके बाद नेचर के अनुसार प्रकृति है, अपने स्वभाव के अनुसार प्रकृति है, शारीरिक गठन के अनुसार प्रकृति है, जीन्स के अनुसार प्रकृति है। तो जो अपनी प्रकृति के अनुसार उन बातों पे, रोग के आने के कारणों पे फर्क हो जाता है, बहुत विभिन्नता हो जाती है। इसीलिए कोई भी एक मेडिसिन सबको एक साथ नहीं लगती, भले ही रोग एक ही हो। मलेरिया है 10 लोगों को, टाइफाइड है 10 लोगों को, और परंतु लक्षण भी एक से हैं, उसके बावजूद भी मेडिसिन बदल जाएंगी उनके अपनी प्रकृति के अनुसार। तो इन बातों का ध्यान रखना। फिर भी कुछ खास करके होम्योपैथी में बहुत सारे साधनों से मेडिसिन बनती हैं। वेजिटेबल ग्रुप, केमिकल ग्रुप, मेटल्स और सार्कोट्स और एनिमल्स, मतलब पेड़ पौधों से, जानवरों से, धातुओं से और सूर्य चंद्रमा ग्रहों की शक्ति से, रोशनी से, इन सब साधनों से मेडिसिन बनती हैं। परंतु जो वेजिटेबल ग्रुप की मेडिसिन है वो मतलब हम उसको थोड़ा सा बिना ज्यादा बारीकी से ना देखे, जैसे मैंने अभी जो आपको नाम बता दिए, ये सब वेजिटेबल ग्रुप की मेडिसिन है, तो वो ज्यादातर गहरा असर इतना नहीं डालती, यानी मतलब उसके किसी प्रकार के खराब प्रभाव नहीं होता। देखिए, साइड इफेक्ट होना और दुष्प्रभाव होना, ये दोनों में अंतर है। साइड इफेक्ट नहीं होते होम्योपैथी में, किंतु दुष्प्रभाव हो सकते हैं, क्योंकि अगर हमने गलत लिया, बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में दूसरे ग्रुप की, मतलब वेजिटेबल ग्रुप को छोड़ के मेटल्स के और आपके एनिमल ग्रुप की मेडिसिन अगर बिना पूरी जांच के ले ली, तो वो कभी कभी दुष्प्रभाव उसका हो जाता है। तो ये दोनों बातों में थोड़ा सा मिथ है कि साइड इफेक्ट नहीं होते। जो वस्तु प्रभाव नहीं डालती, जो वस्तु प्रभाव डालती है, अगर कोई वस्तु, कोई खान पान या कोई भी पदार्थ हमारे शरीर में जाने के बाद अच्छा प्रभाव डालता है, तो उसी पदार्थ को अधिक मात्रा में या गलत मात्रा में ले लेने से दुष्प्रभाव भी होता है। ये प्रकृति का नियम है। तो बहुत अच्छी फर्स्ट क्लास बड़ी खाने के आइटम भी हम अगर एक सीमा में खाते हैं तो ठीक होता है, सीमा से अधिक लेते हैं तो वही नुकसान कर देता है। यही बात होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ भी है। इसीलिए जो वेजिटेबल ग्रुप की मेडिसिन है उसको हम थोड़ा सा खुले उससे दे सकते हैं, बता सकते हैं कि भाई ये आप आराम से ले सकते हैं, उसके ज्यादा दुष्प्रभाव नहीं होते, क्योंकि वो लाइट इफेक्ट डालती है और वो भी पोटेंसी कम। परंतु जो बाहरी मेडिसिन है उनको नहीं लेने देते हैं। तो इस प्रकार आप ये मेडिसिन घर में रख सकते हैं। कैंथेरिस जो जलने के लिए बताया, और उसके साथ एक और कॉमन मेडिसिन है जो इन दिनों में है, मेरा जी 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 बताएं। जी ये जो जब ये एक पैर के अंगुलियां काली पड़ जाना, सल्फर काली पड़ जाना, कैंथेरिस के बाद सल्फर होता जी, है। वो जो काली पड़ जाती है, इसका मतलब वहां पर जी आपका जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है आपकी आवाज। उंगली जी काली पड़ आदरणीय जाना। सिंह साहब आ गए हैं, फिर अपन संवाद कर लेते हैं। जी चलिए, आदरणीय बिल्कुल बीजी सिंह साहब को जी, बहुत मैं बहुत जी प्रणाम, ओम सबको सभी को प्रणाम। प्रणाम।
आदरणीय हम सिंह साहब को प्रणाम। अभी मैं क्षमा चाहूँगा पूरे सदन से। मेरे समूह में जो करीब मैंने बहुत निकट 5 आईएएस अफसर हैं, उनको कर लिया। यहाँ हरियाणा कैडर में अनुराग अग्रवाल हैं, जो हमारे सीनियर थे, शन्नु जी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, वो भी सुबह-सुबह नहीं उठा रहे हैं। गरिमा मित्तल एक हैं, जो कोरोना में, ये भी हरियाणा कैडर की, वो भी नहीं उठा रही हैं। टावरी सर तो फ़ोन उठा ही नहीं रहे, 2 के दोनों उनके बंद हैं। मैंने डायरेक्ट कॉल की तो एक में डायरेक्ट कॉल जा रही, लेकिन सौभाग्यवश हमारी समस्या का समाधान हो गया है। और मध्य प्रदेश से ही पीएमओ में हैं आईएएस अफसर भाई शिशिर पंडित जी आ चुके हैं। आपकी पत्नी प्रतिभा त्रिपाठी जी आईपीएस थी, एआईजी थी मध्य प्रदेश कैडर में, निवाड़ी की एसपी भी रही हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश वो असमय में चली गई। और भाई शिशिर जी बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति हैं और गाय गांव किसान से जुड़े हुए हैं। आपके पिताजी मध्य प्रदेश शासन में कृषि विभाग में बड़े पद पर थे और आपने बुंदेलखंड उत्पादकता परिषद बना रखी है, जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सभी जिलों को ले रखा है आपने। आपने मेरा फोन उठाया, मैं उनका हृदय से कृतज्ञ हूँ। आप मलूक पीठाधीश्वर श्रद्धेय महामंडलेश्वर राजेंद्र दास जी के बहुत प्रिय हैं, निकट हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त है। और मैं चाहूँगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि भाई शिशिर जी बड़ी सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति हैं। कुंभ हमें याद होगा, प्रयाग कुंभ में किस तरह से उत्पातियों ने उपद्रव मचाया था, कई लोग उसमें दिवंगत भी हुए थे। और भाई शिशिर जी क्योंकि उस कार्यक्रम की मॉनिटरिंग कर रहे थे, 8 राज्य हैं इनके अंडर में, उस समय इस तरह से माने बिना हो हल्ला किए कैसे कितने लोगों को अरेस्ट करवाया और कितनों की ठुकाई अच्छी तरह से करवाई और फिर आगे कोई दुर्घटना नहीं हुई। मैं ऐसे भाई शिशिर जी को धन्यवाद देता हूँ, उनका आह्वान करता हूँ। आपने मेरा संकट दूर किया है, प्लीज आए, मंच संभालें और इस योगाहार कार्यक्रम में संतों से समृद्धि, गायों से वृद्धि, चलें गांव की ओर। आपका जीवन माँ नर्मदा के तट पे काफी समय बीता है और मध्य प्रदेश की, महाराष्ट्र की, उत्तर प्रदेश की और उत्तराखंड के माने अनेक, क्योंकि आईएएस अफसर हैं, भ्रमण करते रहते हैं, अद्भुत व्यक्ति हैं भाई शिशिर जी। मैं समझता हूँ कि अब आपको ही मंच संभालना चाहिए भाई शिशिर जी। भाई शिशिर जी माइक ऑन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रजगोपाल सिंह साहब का ये अपना बड़प्पन है कि वो मिट्टी को सोना बना के और जिस जिस तरीके से तराश के सामने लाते हैं, कहीं ना कहीं वो आपके बड़े व्यक्तित्व की ओर को मुखर करता है। मैं उस लायक तो नहीं हूँ जितना आपने मेरे बारे में बता दिया। ये जरूर है कि गुरुओं का, संत जनों का, विद्वत जनों का सानिध्य कहीं न कहीं आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, मोटिवेट करता है और आपको आगे के मार्ग पे अग्रसर होने के लिए प्रेरित करता है। निश्चित रूप से आज जिस विषय पे मुझे चर्चा के लिए आप सबके बीच में मैं आया हूँ, मेरा सौभाग्य है कि मैं आप सबके साथ में हूँ और ये भी प्रारब्ध है और कहीं न कहीं ये पूर्व से नियोजित था कि मुझे आज आप सबके बीच में होना था। आज जो समय है, हम बात यहाँ से शुरू करें कि विकास किसी व्यक्ति, समाज व राष्ट्र की उन्नति का परिचायक होता है। विकास होना भी चाहिए, पर विकास जब विनाश की ओर जाने लगे तो निश्चित ही वह समय, वह काल, वह परिस्थिति बड़ी विकट हो जाएगी। आज का समय उसी उसी स्थिति की ओर हमें इंगित कर रहा है कि कहीं न कहीं हमारा ये विकास, हमारे यह आगे बढ़ने की हमारी ललक या हमारी उत्कंठा या हमारी जो एक महत्वाकांक्षा है, वो हमें धीरे-धीरे विकास के मार्ग पे आगे बढ़ाने के साथ-साथ हमें विनाश की ओर भी ले जा रही है। और हम ये अनुभव कर रहे हैं, हम जब भारत को देखते हैं और हम जब बाहर के देशों में जाते हैं और हमारे जो साथी लोग, जो हमारे जो गुरुजन जो जब जाते हैं बाहर के देशों में और उनके अनुभव हमें जब मिलते हैं,
तो लगता है कि कहीं न कहीं हमने हमारी जो हमारी संस्कृति थी, हमारे जीवन मूल्य थे, हमारे जो आदर्श थे, वो हमने पीछे छोड़ दिए और उसकी जगह हमने पाश्चात्य सब संस्कृति को, सभ्यता को हमने अपने अंदर ले लिया। और वहाँ के देशों में वहाँ जाते हैं तो वहाँ की मानस ने, वहाँ की जनता ने हमारे हमारे वेदों को, पुराणों को, हमारे ऋषियों के आदर्शों को, उनके सिद्धांतों को, उनके कर्म को, उनके योग को उन्होंने अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। और उनकी जो बेकार और जो बीमार चीजें थी, उन्होंने वो सब चीजें हमारी तरफ डाल दी। कहीं न कहीं आज समय है, अभी भी समय है हमारे पास कि हम अ कैसे भी करके हम अपने आप को सही दिशा में लेके आएँ, ताकि विकास विनाश की ओर न जाए। बात निकली तो डॉक्टर टावरी साहब का उल्लेख आया, आपके बीच में भी आज आने वाले थे। डॉक्टर टावरी साहब और टावरी साहब के विचारों से समानता रखने वाले हर 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 बुद्धिजीवी का, हर विद्वत जन का ये प्रयास है कि कैसे भी करके अब सूरत बदलनी चाहिए। समाज बदले, समाज में फिर से एक एक नई क्रांति की ज़रूरत है, नए 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 परिवर्तन की ज़रूरत है। और परिवर्तन, छोटे परिवर्तन से बात बनेगी नहीं अब। हम कहते हैं कि जिन्हें हम हार समझे थे गला अपना सजाने को, वो काले नाग बन बैठे गले में काट खाने को। कहीं न कहीं हमने जिसको अपना माना वो ही अपना नहीं रहा। कहीं न कहीं हमारे विचारों में, हमारे कर्म में हम जब बात करते हैं तो अवेयरनेस, एक्शन, असेसमेंट, एडवोकेसी की करते हैं। तो हमें हमें अब एक्शन में आना पड़ेगा। हमें अब अवेयरनेस बहुत हो गई, सबको सब पता है। सबको सब पता है, सारी कथाएँ, सारी टावरी साहब का दर्द यही है, वो कहते हैं कि सारी हम भागवत की बात करें, हम रामायण की बात, सारे पुराण, सारी कथाएँ, सबको सब पता है। भगवान राम के बारे में, कृष्ण के बारे में, अन्य चरित्र, शिव चरित्र। और पर अब जो है, अब उससे हम आगे कैसे उभरें, कैसे निकलें, इसलिए संतों से समृद्धि और योग से एक एक संतों से समृद्धि, गायों से वृद्धि, चलो गांव की ओर। चलो गांव की ओर। निश्चित रूप से यह यह जो परिकल्पना है, इसी से आगे का रास्ता खुलेगा। मैं लंबे समय तक मैं गांव से जुड़ा रहा हूं, अभी भी जुड़ा हूं। जैसे आप सबको बताया कि बुंदेलखंड उत्पादकता परिषद का गठन किया, वो इसलिए किया क्योंकि वहां पलायन हो रहा है, गांव से निकल गए। सर सर का जो भाव है, चले गांव की ओर, गायों से समृद्धि। हमने हमने गायों को अपने साथ तो जोड़ा, हमने गायों को, हमने माता की जगह हमने पूजा, मातृ शक्ति के रूप में हमने उसकी वंदना की। पर कहीं न कहीं समग्रता में, होलिस्टिक रूप में हम उसके विकास के लिए कार्य नहीं कर पाए। उस वो कार्य करने की ज़रूरत है। बहुत सारे प्रकल्प ऐसे हैं, बहुत सारी ऐसे वो हैं। अभी हम जब साथ में सबके होते हैं तो पता लगता है कि बहुत अनूठा काम कर रहे हैं सभी लोग। अपने-अपने स्तर पे ऐसे विलक्षण व्यक्तित्व हैं जो जो लगे हुए हैं गौ सेवा, गौ संवर्धन में, और उनके उत्कृष्ट उनका कार्य है जो कि प्रशंसनीय है, जो कि आगे बढ़ाने योग्य है। पर कहीं न कहीं वो काम जो करने वाले हैं वो वहीं के वहीं दबे हुए हैं। उनके कामों को हम बाहर नहीं ला पा रहे हैं या हमारे तक आ नहीं रहे। एक दूसरे तक वो उनकी कहीं न कहीं आज समय आ गया है कि हम अपने विचारों में हम हम इन बातों को लेके आएँ। हम उन साधनों की ओर हम आगे बढ़ें जिसमें कि हमारे गुरुजन हैं। बड़ी अच्छी बात है, आने वाले दिनों में गुरु पूर्णिमा का महापर्व है। ऐसे में यहाँ जितने भी मेरे वरिष्ठ लोग हैं, सभी मेरे गुरुजन हैं। मैं उनको अपने गुरु तुल्य मान के मैं उनको नमन भी करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और योग से और गायों से समृद्धि का एक एक मार्ग आप सबके नेतृत्व में, आप सबके मार्गदर्शन में, क्योंकि कहीं न कहीं हम में हर हर एक व्यक्ति में क्षमताएँ हैं, सबकी अलग-अलग क्षमताएँ हैं। जिसके पास जो है, जिसके पास जो साधन है, जो सामर्थ्य है,
जो उसके विचार हैं उनके साथ मिलके वो अपने अपने स्तर पे अपनी अपनी जगह रह के इस कार्य में जुड़े और बात बनेगी तब, जबकि हम इन सब चीजों में हम गांवों के विकास के लिए अर्थ की बात करें, जिसमें कि स्वावलंबन भी हो, जिसमें सहकार हो, मिलके मिलके स्वावलंबन की ओर आगे बढ़े, मिलके स्वरोजगार की ओर आगे बढ़े समग्रता में, ताकि हम पर्यावरण को संरक्षण कर सकें, ताकि हम व्यक्ति का विकास कर सकें, समाज का विकास कर सकें। और इसमें हमारे संतों का महत्वपूर्ण एक जो भूमिका है वो कहीं ना कहीं हमें इसमें आगे लानी पड़ेगी, क्योंकि निश्चित रूप से सबको सब पता होने के बावजूद भी असर करता है तो वो गुरुओं की वाणी, संतों की वाणी असर करता है, तो वो धर्म के माध्यम से, सनातन के माध्यम से या अपने विचारों को उनके माध्यम से यदि कहीं कोई बात आती है तो वो जल्दी व्यक्ति के मन मस्तिष्क में पहुंचती है। और कहीं ना कहीं हमको आज अब ऐसे कार्यक्रमों का निर्धारण करना पड़ेगा मिलके। और मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे अवसर मिला है कुछ आप लोगों के साथ कुछ करने का, कुछ 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 मिलके विकास के लिए, समाज के उत्थान के लिए, गांवों से पलायन को रोकने के लिए, क्योंकि हमें वापस लाना पड़ रहा है। लाना हमको वापस लाने के लिए हमें सोचना पड़ रहा है कि क्यों गांव खाली हो गए, हम गांव की ओर लेके जाएं। शहर इतने बढ़ गए, शहर में इतनी भीड़ हो गई कि शहरों की हालत बिगड़ रही है। जो बीमारियों का, जो अव्यवस्थाओं का, जो 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 तमाम सारे आपराधिक गतिविधियों का, मैं यदि अपराध की बात करूं तो अपराध बढ़ने का कारण ही ये है कि सब गांव से शहर की तरफ तो निकल लिए। बड़ा दुख होता है जब विदेश में जाते हैं तो वहां पे धनवान, कई सारे देशों में धनवान होने की परिभाषा में ये कहा जाता है कि सब सब धनवान इसलिए है क्योंकि उनके पास गांव में जमीन है। हमारे यहाँ पे उल्टा है कि हमारे यहाँ पे दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ शहर में रहने वाले व्यक्ति को कि साहब इतने स्क्वायर फीट जमीन है, इतने स्क्वायर फीट का इतना मकान बना हुआ है, वो धनवान है। कहीं ना कहीं हमें उस विचार को फिर से लाना पड़ेगा कि गांव के विकास से देश का विकास है। हम यदि गांव का विकास करेंगे तो देश का विकास होगा, हम अपना विकास करेंगे तो समाज का विकास होगा। हम समाज को बदलने के लिए तो निकल पड़ते हैं, पर हम अपने को बदलने की बात हम जब आती है तो हम पीछे हट जाते हैं। क्यों अपने से क्यों शुरू नहीं कर सकते? हम अपने से शुरू करें, हम अपने से शुरू करके हम समाज में लेके आए तो ज्यादा असर होगा। ठीक वैसे ही जैसे एक गुरु ने गुड़ खाने की आदत को छुड़ाने के लिए बच्चे की उस माँ को अनेकों बार बुलाया, और जब आखिरी बार बुलाया तब तब गुरु के थोड़ा सा बोलने पे बच्चे ने स्वीकार कर लिया और गुड़ खाने की आदत को छोड़ दिया। वो इसलिए क्योंकि गुरु ने अपनी गुड़ खाने की आदत को छोड़ा। कहीं ना कहीं हमें अपने कर्मों में, अपने एक्शन में हमें उन विचारों को, उन कामों को लाना पड़ेगा जिससे कि समृद्धि, जिससे समग्र विकास की ओर हम आगे बढ़ सकें। हम बढ़ेंगे, हम यदि उसको अपने जीवन में पालन करेंगे तो निश्चित रूप से उस हमारे बोलने का असर भी होगा। हम अपनी बात को प्रभावी ढंग से कहेंगे तो सामने वाला समझेगा, सुनेगा। कहीं ना कहीं हमें अपने अनुरोध भी है, हम अपने संपर्क में जितने संत हैं, जितने योगाचार्य हैं, जितने बौद्धिक चिंतन के कार्य में लगे हुए जो महानुभाव हैं, हम उनसे आग्रह करें, अनुरोध करें कि साहब आप कहिए और आप एक्शन के लिए कहिए। अब समय आ गया कि अब हमें अब मैदान में खड़ा हो जाना पड़ेगा, हमें जूझना पड़ेगा, हमें गायों के लिए, हमें गांवों के लिए, हमें गांव में जाना पड़ेगा। शहर में बैठ के गांव की बात नहीं हो पाएगी, हमें गांव जाना पड़ेगा, हमें योग के लिए निकलना पड़ेगा। योग से समृद्धि जो है वो भी अपने आप में, अभी पिछले दिनों हमने सुना, हम विशेषज्ञ हैं जिनको कि हमको सुनने का मौका मिला, विलक्षण प्रतिभा, ऐसी विलक्षण प्रतिभा कि सब कुछ हो सकता है आपके मन पे। मैं अभी आपको जैसे बताया कि मैं असमय मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा, मैं संभल पाया इसलिए क्योंकि मैंने अपने मन को अपने नियंत्रण में रखे रखा।
मैं आध्यात्मिक शक्तियों से जुड़ा रहा, मैंने गुरुओं का सानिध्य नहीं छोड़ा। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि उसमें मुझे आदरणीय ब्रजगोपाल सिंह साहब का, डॉक्टर ताऊजी साहब का और तमाम सारे गुरुओं का मेरे अभी बताया गया कि परम पूज्य मनुक पीठाधीश्वर, अगर पीठाधीश्वर राजेंद्र दास जी का भी सानिध्य है। अ, मेरी 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 पत्नी को उन्होंने बेटी माना, मुझे दामाद के रूप में उन्होंने प्रतिस्थापित किया। कहीं ना कहीं गुरुओं का सानिध्य, इसलिए समाज में परिवर्तन के लिए संतों का सानिध्य, संतों के माध्यम से समृद्धि, संतों का सानिध्य लेके संतों के मार्गदर्शन में समृद्धि, हम जो, और गांव गांव के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका, क्योंकि आपके कहे का, उनके कहे का असर होगा और एक्शन में आएंगे। अब एक्शन में लाने के लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा। मैं एक पर्यावरण विशेषज्ञ के नाते सबसे अनुरोध भी करता हूँ, हर जगह करता हूँ, कि कम से कम हम पर अपने अपने पर यकीन करना को हम और मजबूत करें। हम किसी और पे यकीन करें न करें, पर हम अपने आप पर यकीन करें और हम आगे बढ़ें। हम अपने लिए करें तो निश्चित रूप से समाज के लिए होगा, और समाज के लिए होगा तो वो राष्ट्र के लिए होगा। हम अपना कल्याण करें तो सबका कल्याण होगा। हम अपने को देखें तो हम समाज को देख पाएंगे। अचानक मुझे बोलने को बोला, आप सबके भी जाने का मुझे आदेश हुआ, तो मैं आ गया। मैं जो विषय से कितना जुड़ पाया या कितना मैं अपनी बात में कह पाया या रख पाया, आ, 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 मैं अपने अल्प ज्ञान से जितनी बात आपके बीच कर पाया, मैं आप सबका आभारी हूँ कि मैं आपके बीच आया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई शिशिर जी। मैं सच में संकट मोचक के रूप में आपका आभारी हूँ, कृतज्ञ हूँ। 5 आईएएस अफसर जिनके मैं निकट हूँ, वो सवेरे चूंकि अब रात देर तक जगते हैं हम लोग, नहीं आ पाए। श्रद्धेय अवनीश कुमार अवस्थी जो होम सेक्रेटरी रहे हैं, रिटायर होने के बाद इस समय भी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सलाहकार हैं, वो भी मेरे अनुरोध को स्वीकार कर लेते हैं और कई बार बिजी होते हैं तो डांटते भी हैं कि डॉक्टर सिंह यार तुम देखते नहीं हो कि क्या अवस्था होती है हम लोगों की। अपने बंगले में उन्होंने गिर गायें रखी हैं। कई वर्ष पूर्व श्रद्धेय डॉक्टर कमल टावरी सर, श्रद्धेय ब्रजेश शुक्ल सर के साथ हम लोगों ने उनके आवास में गिर गायों की जो सेवा देखी, बहुत आनंद आया, अच्छा लगा था। मैंने इस समय धृष्टता नहीं की क्योंकि अभी भी वो एडवाइजर हैं। मैं अभी सदन को ये बता दूं कि भाई शिशिर जी जो मध्य प्रदेश में गो अभयारण्य की योजना है उससे जुड़े हुए हैं। भाई मुनीलाल यादव जी ने जैसा बताया है कि वो प्रयास कर रहे हैं, निश्चित रूप से ये कोई संयोग होगा, परमात्मा की कृपा होगी। टावरी सर नहीं आए और भाई शिशिर जी आए तो इस योजना के लिए भाई मुनीलाल जी प्रयास कर रहे हैं और मुझे लग रहा है कि निश्चित रूप से भाई शिशिर जी हम सबकी सहायता करेंगे। आप अंदर तक हैं वहाँ, और चूंकि आईएएस अफसर हैं, आपकी पत्नी आईपीएस थी। इस देश में अगर किसी को भला बुरा कहना होता है तो यही कहते हैं, कलेक्टर हो गए हैं क्या, तो ये हमारा सौभाग्य है। भाई डॉक्टर पवन कुमार जी हरिद्वार से जुड़े हुए हैं, जो इस योगाहार कार्यक्रम के पुरोधा भी हैं। मैं चाहूँगा कि भाई शिशिर जी हम सबके अनुरोध को स्वीकार करें और ये हमारा योगाहार मंच संयुक्त रूप से मिल करके मध्य प्रदेश में एक गो अभयारण्य लेना चाहता है, इसमें अपना योगदान करें। और मुझे ऐसा लग रहा है आपने जिस कार्य को ठाना है उसको अवश्य किया है। आपने बुंदेलखंड उत्पादकता परिषद बना रखी है टीकमगढ़ और उसके आसपास, आपका काम बहुत अच्छा चल रहा है। तो मैं चाहूंगा कि एक बार फिर से भाई शिशिर जी अपना माइक ऑन करें। आप इंदौर रहते हैं और इस विषय में अपनी बात रखें। भाई शिशिर जी। बहुत 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 धन्यवाद। ये बड़ी प्रसन्नता की बात है
मैं क्योंकि मेरे आने के पहले मैं सुन नहीं पाया, तो मैं बाकी सम्माननीय विद्वत जनों का के विचारों से मैं अवगत नहीं हुआ। निश्चित रूप से यदि इस तरह से भाव है यदि, तो मध्य प्रदेश में शासन स्तर पे उन्होंने 10 अभ्यारण्य देने की बात की है। कि एक तो अभ्यारण्य जो है वो उन्होंने पथमेड़ा गौशाला के साथ मिलके उसको विकसित करने के लिए उनको साथ लिया है। 1100 एकड़ में फैला हुआ ये गो अभ्यारण्य है, जहाँ पे बहुत ही साल भर से गतिविधियां चल रही हैं, हवन और साधना और संकल्प और बड़े स्तर पे कार्यक्रम परम पूज्य दत्त शरणानंद जी महाराज जी के सानिध्य में चल रहा है। और निश्चित रूप से आप यदि इसी तरह पे इसी तर्ज पे कहीं भी हमारे बुंदेलखंड में भी हमने एक गोअभ्यारण्य का हमने एक प्रस्ताव शासन को दिया है। उन्होंने ओरछा राम राजा की नगरी ओरछा में उन्होंने अनुमति दी है। निश्चित रूप से यदि आप अपने यहाँ आप जहाँ हैं वहाँ पे, या आप हमारे क्षेत्र में यदि आप इस इस गतिविधि से जुड़ना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से मैं आप सबके साथ में हूँ। उसी तर्ज पे आप अपने राज्य में, अपने आसपास भी इस में की शुरुआत करना चाहते हैं, तो बड़ा कार्यक्रम है। क्योंकि हम अलग अलग टुकड़ों में भी गौशालाएं रखें बनाएं, इसके बजाय एक क्यों ना हम एक बड़े स्तर पे हम गायों के लिए, जिन गायों को बेसहारा मान के और छोड़ दिया जाता है, और अलग अलग गौशालाओं में कहीं पे 50, कहीं 100, कहीं 200, कहीं 300, इसके बजाय यदि उनको एक बड़ा बड़ा एरिया मिले, बड़ा उनको एक अभ्यारण्य की शक्ल में उनको एक क्षेत्र मिले, जहाँ पे उनको अच्छी किस्म का चारा मिले, उनको अच्छा वातावरण मिले, तो निश्चित रूप से वहाँ पे क्योंकि अभी एक अच्छी बात है कि जो जिस अभ्यारण्य का आपने उल्लेख किया अभी, उस वहाँ पे अभी जो है टूरिज्म का एक बड़ा सेंटर बनने की बनाने की योजना है। उस पे काम भी शुरू कर दिया। उसमें अब लोग वहाँ पे आके और अपने बेटे बेटी का विवाह कर रहे हैं, मांगलिक कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। उसके लिए वहाँ पे व्यवस्थाएं कर की गई हैं कि मिनिमम से मिनिमम पे कम से कम खर्च में वो एक वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में, एक आयोजनों के रूप में, और लोग वहाँ आने लगे हैं, उसको पसंद करने लगे हैं। तो कहीं न कहीं ये यदि आपके क्षेत्र में भी, या आप बुंदेलखंड जैसे क्षेत्र में यदि हमारे साथ भी आप जुड़ के यदि काम कोई करना चाहता है, तो हम उनका स्वागत करेंगे। और अपने क्षेत्र में यदि वो इस तरह के करना चाहते हैं, तो हम उनके साथ में हैं। हम पूरी टीम लगा देंगे, उनको पूरा सहयोग और उनको सहायता हम हमारी स्तर पे भी हम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई शिशिर जी। आज मैं सदन के समक्ष लज्जित हूँ, लेकिन आप सबकी शान में 2 पंक्तियां कहना चाहूंगा कि जो भी होना था आखिर वो होकर रहा, सब धरी की धरी होशियारी रही। कल भाई मुन्नीलाल जी ने कई बार लिंक तैयार की, फिर मुझसे कहा करेक्शन करिए, हम सब कुछ करते रहे, लेकिन आज विधि को कुछ और ही मंजूर रहा। और अगर भाई शिशिर जी के सहयोग से हमारा ये योगाहार समूह एक गो अभयारण्य प्राप्त करने में सफल रहता है, तो हमें लग रहा है कि मेरी जो आज की ये जो गतिविधि रही वो सफल रहेगी। भाई मुन्नीलाल जी ने बहुत समय बाद आने के लिए मुझसे कहा था कि भाई आपको इसका शुल्क अपराध किया है तो उसके लिए आपको दंड भी देना पड़ेगा, तो मैं समझूंगा कि मैंने इस दंड से मुक्ति पा ली है। इस योगाहार कार्यक्रम से जुड़ने के लिए डॉक्टर पवन कुमार जी का मैं ऋणी हूँ। कई वर्ष पूर्व श्रद्धेय डॉक्टर कमल टावरी सर के साथ हमने हरिद्वार में पूरे प्रकल्प को देखा था। भाई डॉक्टर पवन कुमार जी का आतिथ्य भी देखा था। मैंने अनुरोध किया तो जैविक कृषि से संबंधित बहुत पुस्तकें स्पीड पोस्ट से दूसरे दिन हरिद्वार से मेरे पास नोएडा आ गई थी। मैं चाहूंगा कि भाई मुन्नीलाल जी अपनी बात कहें, इसके पहले डॉक्टर पवन कुमार जी हरिद्वार से अपनी बात रखें, भाई शिशिर जी से संवाद करें, मैं कृतज्ञ रहूंगा। भाई डॉक्टर पवन कुमार जी हरिद्वार से। जी धन्यवाद ब्रिज गोपाल जी। आज बहुत समय बाद आपका आना हुआ इस योगाहार परिवार में पुनः। आपका बहुत अभिनंदन। और आज आप शिशिर जी को भी साथ लाए हैं, उनके विचार हमने सुने और निश्चित रूप से जो भी बातें कही गई हैं वो अब जो बातें मुख्य हैं
जिसको कि मैं भी कई बार कहता आया हूँ कि हमें एक्शन में उतरना है। एक्शन में कैसे उतरना है, ये तो हर जगह की अपनी विशिष्ट परिस्थितियां हैं और वहाँ की समस्याएं भी अलग तरह की हैं। तो हर एक जगह की स्थिति का आकलन करते हुए और उस पर एक अकेला व्यक्ति भी अकेले कुछ नहीं कर सकता है, तो एक समूह के रूप में एक साझा समझ रखने वाले लोगों की एक टीम बने और कम से कम कुछ एक मिनिमम चीजें वो करने का संकल्प लें। तो मुझे लगता है कि कोई भी कार्य असंभव नहीं है। और जो बातें आज आपने कही हैं, मुझे भी अवसर मिला इस वर्ष के शुरुआत में पथमेड़ा की गौशाला जाने का और एक रात वहां पर रुकने का। तो और मैंने स्वामी जी के साथ भी वहां पर बंदे सिंह जी की वजह से वहां पर उनसे भी मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और वहाँ की गतिविधियों को तो एक दिन हमने इस योगाहार कार्यक्रम में ऑनलाइन ही वहां पर से सवेरे 6:45 से 8 बजे तक वहां पर जो भाई थे उनके साथ मिलके पूरी गौशाला की को वॉक किया था, वहां पर चले थे पूरे रास्ते भर और बहुत ही आनंद आया। और ये लाइव हमने वहां से किया, हम चलते रहे और उसको दिखाते रहे, तो बहुत सुंदर कार्यक्रम था। तो इस तरह की गौशालाएं जहाँ पर भी बनी हुई हैं उस पर असीम संभावनाएं हैं। और जो कथा वाचन हो रहा था उसमें तो मैं नहीं सम्मिलित हो पाया, लेकिन इस तरह से बाकी समय पर सारे वहाँ पर रुकने का भी और वहाँ पर देखने का भी और वहाँ के गतिविधियों को भी देखने का अवसर प्राप्त हुआ। तो ये ऐसी गौशालाएं जो अभयारण्य है और जिसकी सीमा दूसरे राज्यों से भी लगी हुई है और वहाँ के भी किसान आके लाभान्वित होते हैं, ऐसी तरह की ये सामूहिक गतिविधियों को अगर प्रोत्साहित किया जाए और उसमें लोग आकर के अपने कार्यक्रम करते हैं, उसको हम एक बिजनेस एक्टिविटी की तरफ से भी ले सकते हैं आंशिक रूप से, और उसको एक आध्यात्मिक गतिविधि के रूप में भी अगर लिया जाता है तो निश्चित रूप से वहाँ पर एक नए तरीके का सृजन होगा। और आपने जैसा कहा है कि हमें इस कार्य में कुछ नया सृजन करने की आवश्यकता है और ये नया सृजन ऐसे ही होगा कि हम कुछ पुरानी चीज़ों को चैलेंज करेंगे और उन पुरानी चीज़ों को चैलेंज करके उसके एक स्थायी विकल्प के रूप में, एक सकारात्मक विकल्प के रूप में जब भी कोई चीज़ को किया जाएगा और अगर उसमें जनसमूह की भागीदारी होती है शुरुआत से ही, तो वो कार्य निश्चित रूप से सफल होगा। ऐसे छोटे-छोटे मॉडल बनाने की ज़रूरत है और इस कार्य को करने के लिए सरकार की उचित नीति की के बनाते हुए ऐसे कार्यों को प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है। और उसका ज़्यादा उसके बारे में प्रचारित करने की भी आवश्यकता है कि इस तरह से ज़मीनी स्तर पर, जिला स्तर के और ब्लॉक स्तर के अधिकारी भी जो इस कार्य में रुचि रखते हैं या इस कार्य के प्रति उनकी ज़्यादा कार्य करने की क्षमता है, तो उनके साथ मिलके उनके भी नेतृत्व में साथ लेते हुए समुदाय को आगे बढ़ने का मौका मिले और जो लोग वाक़ई काम करना चाहते हैं, उनको काम करने में बाधाएँ नहीं मिलें। ये मेरा अनुरोध है कि ये शासन स्तर पर, नीतिगत स्तर पर ऐसा एक सहयोग की अपेक्षा रहती है और इस सहयोग में यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि इस कार्य को करने के लिए सही लोग का ही चयन हो पाए। ये एक ज़रा-सी मुश्किल काम रहता है और लेकिन फिर भी अगर समुदाय साथ रहता है, तो ऐसे में जो अवांछित लोग हैं उनकी भी छँटनी हो सकती है। तो मेरा इस अनुरोध भी है शिशिर जी से कि इसके बारे में भी वो अपने वक्तव्य दें और अपने जो चीज़ें हो सकती हैं, जो चीज़ें आसानी से हो सकती हैं, उसको निश्चित रूप से आगे प्रचारित किया जाए और उसके लिए एक जिसको हम इनेबलिंग एनवायरनमेंट कहते हैं, उसको निर्माण करने का प्रयास किया जाए और उस चीज़ को बताया भी जाए कि ये ऐसा किया जाना है। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी सकारात्मक चीज़ें आजकल देश में हो रही हैं, उसी दिशा में हमारा भी ये योगदान हो सकता है कि जो भी हम करेंगे। और मैं सिंह जी का आभारी हूँ कि 2 साल पहले जब आप कैंपस में आए थे
और डॉक्टर टावरी भी साथ आए थे, तो हमारा बड़ा अच्छा इंटरेक्शन रहा, बहुत अच्छी हमारी बातचीत रही। और मुझे भी कुछ साहित्य मिला जिसको कि मैं बीच बीच में देखते रहता हूँ, पढ़ते रहता हूँ, और उससे भी हमें बहुत कुछ जानकारी, बहुत कुछ हमें प्रेरणा मिलती रहती है। तो इस तरह से ये कार्य हमारा सबको साथ लेते हुए ये कार्य निरंतर आगे चलता रहे, और इस तरह से जो हमारे लाइक माइंडेड व्यक्ति हैं उनका आपस में कभी ना कभी किसी एक फोरम पर जो आसपास रहते हैं उनका मिलने का एक अवसर जब प्राप्त होगा तो कुछ चीजें और भी इसमें स्पष्ट होंगी। और लेकिन अपने अपने क्षेत्र में स्थानीय स्तर पर जिसको कहते हैं कि लुक ग्लोबल एक्ट लोकल, देखें तो पूरी दुनिया हमारे उसमें है, लेकिन स्थानीय स्तर पर अपने स्तर पर जो भी हम कर सकते हैं उसको हम निरंतर करने के लिए आगे कार्य करते रहें। मैं अब बहुत सारे प्रश्न भी होंगे, मैं अनुरोध करूंगा ब्रज जी से कि आप आगे की वार्ता को रखें, चालू रखें। और मुझे लगता है कि कुछ एक सेशंस हमें और इसी तरह से करने की ज़रूरत है। जैसे कि आज डॉक्टर टावरी नहीं आ पाए हैं, लेकिन उनने अभी तक के जो कार्य किया है उनकी नेतृत्वशाला के साथ प्रतिदिन वो कार्य करते हैं, तो वो भी अपने अनुभव आकर के उनके पास जब भी समय है उनको बुलाने का कष्ट करें। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद भाई डॉक्टर पवन कुमार जी। मैं कृतज्ञ हूँ आपका और सदन से क्षमा प्रार्थी हूँ। निश्चित रूप से अभी शिशिर जी अपनी बात रखेंगे, भाई डॉक्टर पवन कुमार जी के प्रश्नों के उत्तर भी देंगे, अन्य लोगों के प्रश्नों के उत्तर देंगे, लेकिन मैं पूरी तरह से आशावान हूँ कि हमारा जो एक गो अभयारण्य लेने का जो कार्य है वो भाई शिशिर जी के सहयोग से यथाशीघ्र पूरा होगा। मुझे अनुभव है, मैं गुजरात से लौट रहा था कई महीने पहले, धार में फंसा हुआ था। एसपी साहब को फोन किया लेकिन बात नहीं बन पाई, शिशिर जी को फोन किया, 1 मिनट में वो सारी समस्या हल हो गई है। समस्याएं आती हैं और निश्चित रूप से इस देश पे जो हमारी प्रशासनिक लॉबी है उसके बिना तो काम ही नहीं चल सकता है। श्रद्धेय डॉक्टर कमल टावरी सर का स्वभाव बड़ा जुझारू है। वो 68 बैच के 79 वर्ष के आईएएस अफसर हैं और मेरी प्रति उनकी असीम कृपा रहती है, इतना विश्वास रखते हैं। कई बार तो क्या होता है कि समय रखेंगे कि चलो इस मंत्री से मिलना है या इस चीफ सेक्रेटरी से मिलना है, अनेक राज्यों में जाते हैं और फिर बाद में मूड नहीं होता है तो कहते हैं तू ही जा अकेला। फिर भाषणबाजी हो जाती है कि वो यहाँ भाषण देंगे और तय हो जाएगा, मंच में तय हो जाएगा कि इतने बजे आना है, फिर वो फिर किसी और काम में लग जाते हैं। अब ये मैं लज्जित हूँ, लेकिन जैसा कि डॉक्टर पवन कुमार जी ने कहा है निश्चित रूप से मैं कल ही उनको पकड़ के लाऊंगा हनुमान की तरह उठा करके। और मैं चाहूंगा कि अब भाई मुन्नीलाल यादव जी जो आज के इस पूरे कार्यक्रम के सूत्रधार हैं, मैं उनका हृदय से कृतज्ञ हूँ। कल जर्मनी से सर ने कहा कि मेरी बात करवाओ प्रभारी से, मध्य प्रदेश के तत्काल आ गए और फौरन आज पता नहीं किसका नाम रहा होगा कि इसलिए कि हम लोग पहले से ही तय कर लेते हैं कि किस दिन कौन मुख्य वक्ता होगा। मैं उन हस्ती से भी क्षमा याचना करता हूँ जिनका आज दिन था, वो मुझे क्षमा करेंगे। अंतरिक्ष में मेरी वाणी जा रही होगी और भाई मुन्नीलाल यादव कमान संभालें और शिशिर जी से जो प्रश्न करना चाहिए करें। भाई मुन्नीलाल यादव जी। जी बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय डॉक्टर बीजी सिंह साहब। और बार बार क्षमा करना थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैं आपसे निवेदन करता हूँ आदरणीय शिशिर जी का मैं इस युवहार कार्यक्रम में स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। और इसके बहाने आपका आज मार्गदर्शन मिला और निश्चित हम जिस दिशा में बढ़ रहे हैं युवहार परिवार कि हमें निश्चित गाय बचेगी देश बचेगा और देश बचेगा तो हम आप बचेंगे। ये हमारा जो टाइटल है हम हैच लगा के इस पर सोशल मीडिया पर लिखते हैं, ट्विटर पर भी लिखते हैं, जहाँ भी लिखते हैं। और मैं लिखता हूँ पतंजलि भारत का भविष्य है। ये हमारे 3 टाइटल हैं, तो इसको मैं जरूर लिखता हूँ जहाँ भी लिखता हूँ। और हमें 3 हैंड रेस भी हैं। मैं चाहूँगा कि वो आदरणीय अपना सवाल करें। आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी, आप अपना सवाल कर सकते हैं। जी ओम, सदन को नमन। और आज की हमारी योग कक्षा भी बहुत अच्छी रही और आदरणीय शिशिर जी के
जो हमने सुना वो भी बहुत बढ़िया रहा हमारे देश के लिए, हमारे गांव के लिए और हमारे समाज के लिए ये चीज़ें उपयोगी। सर, हम लोग यहाँ पर इस मंच में लगभग ये 5वां वर्ष चल रहा है और अनेक विद्वानों से हमने बहुत सारी बातें सुनी है और जो हमने सुना है उसे हमने लागू करने का भी प्रयास किया है। इस संबंध में जब इसी सदन में जब गाय पर चर्चा हुई तो गाय के संबंध में भी हमारे साथी आदरणीय जो है शरद वर्मा जी, वो गाय के लिए साइलेज बना रहे हैं और 100 एकड़ में मक्का लगा करके साइलेज का उत्पादन कर रहे हैं। दूसरा, हम लोग ने यहीं से सुना कि हम लोग जैविक की ओर कैसे जा सकते हैं, तो हम लोगों ने जैविक पर भी काम शुरू किया और नर्मदापुरम में हम लोग 8 लैब महाराष्ट्र के सहयोग से यहाँ स्थापित कर रहे हैं। अब सर, जब हम ये सुन रहे हैं, हम लोगों ने अनेक विद्वानों से भी सुना कि बड़े अभ्यारण्य भी जरूरी है और छोटे गौशालाओं की भी उपयोगिता है, और छोटी गौशालाओं से यदि हम जो गो उत्पाद बन रहे हैं उनकी बिक्री की व्यवस्था यदि कर सके तो ये गौशालाएं जो है वो आत्मनिर्भर हो सकती है। केवल दूध के ऊपर गौशाला आत्मनिर्भर नहीं हो पा रही है, ये मेरा स्वयं का अनुभव है और मैंने गाय पाल करके गाय पालना छोड़ दिया, क्योंकि ना तो काम करने वाले मिल रहे हैं और ना ही जो दूसरे उत्पाद बन रहे हैं उनका कोई विक्रय का कोई स्थान है। जी, धन्यवाद आदरणीय मेहरा जी, आपने जो उपलब्धियां बताई हैं। और हम चलते हैं आदरणीय शरद जी के पास पहुंचेंगे, जहां हमने गौ अभ्यारण्य के लिए स्थान चुना, देखा और उस आगे बात बढ़ाएंगे जी। इसके पहले आदरणीय जुझार जी का हैंड रेस है, मैं उनको आमंत्रित करता हूं, वो आए और अपनी बात रखें। जी, ओम सभी सदन को प्रणाम। बहुत ही अच्छी क्लास रही और महापुरुषों को सुनने में आ रहा है। और मैं नया कॉलर हूँ, वैसे पुराना कार्यकर्ता हूँ, पर्यावरण हुआ गांव में रहता हूँ और आप सब कुछ सुना तो बहुत ही अच्छा लगा। और आप महापुरुष जो काम कर रहे हैं इसको सराहनीय काम है। बाकी थोड़ा सा मैं निवेदन करना चाहूंगा और हर मंच पे मैं करता हूँ जो भी मेरी जिज्ञासा है, और आप जैसे वरिष्ठ लोगों के बीच में रखने से ही कोई अच्छे सुझाव आते हैं और अच्छे कार्य को अंजाम पे ला लिए जाते हैं। तो हम जैसे गाय की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा है कि अभ्यारण्य बन जाए तो हमारी गौ माता का वहाँ रहना ठहरना हो जाए। और इसी प्रकार से हम गाय को भी साथ में लेके हमारी जो साइकिल है, जिनको हम वन्य प्राणी कहते हैं, जैसे हिरण है, रोजड़ा है या जितने भी पक्षी हैं, उनके बारे में भी हम सोचें और सोच करके उनके ऊपर भी विशेष ध्यान दें। क्योंकि हम सिर्फ गाय को ही पकड़ के बैठे हैं पूरे भारत के क्या पूरे विश्व के, तो गाय को पकड़ के बैठने का तो बहुत अच्छा लक्ष्य है हमारा। और जहाँ तक मैं जाता हूँ 162 गौशाला में मेरा यहाँ तक वहाँ तक जाने आने का रहता है, और वानप्रस्थ हूँ और खेत में रहता हूँ 4 साल से। और मैं 100 गाय या 500 गाय की बात नहीं करता हूँ, बिना दूध देने वाली एक गाय को ही रखता हूँ, उसका पूरा काम करता हूँ। वैसे मेरे पास पशु बहुत है, मगर उसी एक गाय को ही पालता हूँ और उससे दूध की आशा या कोई आशा नहीं रखता हूँ। दूसरा कोई बंदर मरता है, हिरण मरता है या कोई नेवला मरता है या कोई पक्षी मरता है, तो मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को और सभी सक्षम अधिकारियों को सूचना करता हूँ और उनके बारे में इलाज करवाना या कोई अंत्येष्टि होगी तो उनकी क्रियाक्रम करवाता हूँ। तो हम पूरे पर्यावरण की जो साइकिल है, और जैसे हम पेड़ पौधे की बात करें कि हम गांव की ओर लौटें, तो सुझाव है, वैसे आप सब वरिष्ठ लोग हो पर मैं छोटा सा सुझाव भी देना चाह रहा हूँ और आपका क्लास में जो थोड़ा सा निवेदन करना चाहूंगा, ताकि हम पर्यावरण में बहुत सारे काम हो रहा है, पेड़ पौधे बहुत लग रहे हैं, पर हम एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है जो नेता नगरी के चक्कर में आ जाता है, तो कोई भी किसान को प्रलोभन देके वो पेड़ काटते हैं, लगाते बहुत हैं मगर पेड़ कटते बहुत हैं। तो पेड़ बढ़ने में 4 से 5 साल लगता है, तो इससे पहले हम उसको लगाने से पहले उनको बचाने के लिए भी हम कार्य करें, ऐसी आपसे अपेक्षा है। और जितने भी जीव प्राणी हैं हमारे वन्य प्राणी,
उनके बारे में भी हम थोड़ी सा अभ्यारण्य पे बात जी करें, या जरूर जरूर। कि वो बच सके, तो क्षमा चाहूंगा। तो ये से आपसे, आप सभी सदन से अपेक्षा है, और बहुत बहुत अच्छे वरिष्ठ लोग हैं, तो मैं सुझाव देने की चेष्टा रखता हूं। तो ओम प्रणाम जी। जी धन्यवाद आदरणीय, आपने बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिया है और निश्चित हम सभी वन्य प्राणी जीव की रक्षा करना हमारा सबका कर्तव्य है। इसी क्रम में आदरणीय शरद जी वर्मा जी के पहले आदरणीय साया जी, आदरणीय साया जी, इसके बाद शरद जी। आदरणीय साया जी, आप अपना परिचय के साथ आप सादर आमंत्रित। प्रणाम, आप सबको प्रणाम। और सुबह सुबह आप लोगों के साथ जुड़ने का मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ। मुझे ये आमंत्रण आदरणीय पवन जी ने दिया था कि आज कमल तावरी जी आ रहे हैं, तो कमल तावरी जी का मैं काफ़ी समय से उनका फॉलोअर रहा हूँ और उनके बात मेरे को अच्छा लगता है, तो मैंने सोचा कि सीधे उनके साथ संवाद करने का एक मौका मिल रहा है। तो तो लेकिन कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल तो आएंगे ही वो। तो मैं अपना थोड़ा सा मेरा सौभाग्य रहा है कि करीब 2 हफ्ते पहले मैं एक बार और योगाहार में उपस्थित हुआ था, और उस समय क्या है कि मैंने कुछ खेती से संबंधित बात किया था। तो मेरा ब्रीफ में परिचय यह है कि मैं एमएससी एग्रीकल्चर हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट 5 सब्जेक्ट में, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, और एक बैंक में भी रहा हूँ। मैं बैंक में भी 10 साल की नौकरी की, मेरे को बेस्ट मैनेजर का अवार्ड भी मिला है, और सॉफ्टवेयर डेवलपर भी हूँ। और वर्तमान में मैं कृषि क्षेत्र में जो कृषक उत्पादक कंपनियां हैं उनके साथ काम कर रहा हूँ। तो कृषक उत्पादक कंपनियों के साथ काम करने का मेरा मकसद ये है, क्योंकि मेरा सोचना है कि जब तक हमारे कृषक, किसान भाई और बहन एकजुट नहीं होंगे, यूनाइट नहीं होंगे, तब तक क्या है कि हम हमारे देश में कृषि क्रांति नहीं ला सकते। और उनको एकजुट करना और उनको यूनाइट करने और उनको सब साथ में लाके काम करने के मकसद से ही ये कृषक उत्पादक संगठन क्या है कि पूरे देश में बने हैं। लेकिन वो कृषक उत्पादन संगठन जिस मकसद से, जिस विजन से सरकार ने बनाया था, वो उस मकसद को पूरा करने के बजाय एक हमारे रिसोर्सेस से ड्रेन होते जा रहा है, मतलब एक बहुत बड़ा हमारे रिसोर्सेस से और हमारे इस पर ड्रेन होते जा रहे हैं। तो इस परिस्थिति को, इस सिचुएशन को हम कैसे बदले, उसके ऊपर क्या है कि हम लोग काम कर रहे हैं। और मुझे खुशी है कि आदरणीय पवन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और पवन जी और हमारी क्या है कि ज़्यादा पुरानी मुलाकात नहीं है, लेकिन हमारी करीब 1 महीने की ही मुलाकात है। लेकिन इस 1 महीने में हमारी इतनी घनिष्ठता हो गई कि हमको लगता है कि हम लोग अच्छा, और इत्तेफाक भी ये रहा है, और इत्तेफाक भी ये रहा है कि मैं और पवन जी हम लोग एक ही बैच के हैं, लेकिन अलग अलग देश के अलग अलग कॉलेज में अलग साथ में रहे, लेकिन हम लोग का कैरियर क्या है कि लगभग एक साथ ही आगे बढ़ा है। तो मैं अपनी बात पे आना चाहूंगा, मैं किस बात से मैं यहाँ पर, जैसे शिशिर जी ने बताया, और शिशिर जी को मैं ये बताना चाहूंगा कि मेरा एजुकेशन पूरा इंदौर से हुआ है, तो इंदौर मेरे लिए वैसे ही प्रिय शहर रहा है। तो शिशिर जी ने जैसा बताया है कि गाय हमारे लिए बहुत जरूरी है और बड़े बड़े अभ्यारण्य बन रहे हैं। रमेश चंद जी ने भी बताया था, जैसे नर्मदापुरम में शरद जी और काम कर रहे हैं, वो सभी बात। तो हमने जो किसानों को जोड़ने का और यूनाइट करके फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी एफपीओ का जो हमने जो अवधारणा किया है, उसके अंदर क्या है कि हमारा जो सोच है कि इसके अंदर हमने गाय को केंद्र में रखा है। हमने जो इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, हमारा सोचना है कि रूरल इकोनॉमी को यदि डेवलप करना है तो गाय के बिना नहीं हो सकता। और जहाँ तक बड़े अभ्यारण्य बनाने की आवश्यकता है, और रमेश चंद जी ने छोटे गौशाला की बात कही है, मैं कहता हूँ कि ये दोनों जरूरी है, लेकिन इसके साथ ही एक चीज और जरूरी है कि हमारे जितने किसान परिवार हैं उनको मन में क्या है कि गाय को रखने के कुछ फायदे और गाय से उनको लाभ नजर आए। तो वो लाभ क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, जिससे कि लोग क्या है कि किसान अपने घर पे अपने जो गाय को खुला छोड़ने के बजाय अपने साथ बांध के रखे, अपना परिवार का हिस्सा बनाए। इसके ऊपर क्या है कि हम लोग काम कर रहे हैं।
और इसके ऊपर क्या है कि हम और काम करते जा रहे हैं और पवन जी को साथ हम लोग काम कर रहे हैं। तो इस मंच के माध्यम से मैं एक चीज और आप लोग के माध्यम से क्या है कि बताना चाहूंगा और आप लोगों का सहयोग चाहूंगा कि हम लोग ये जो एफपीओ का काम जो शुरू किया है, एफपीओ देश भर में एफपीओ को मजबूत बनाने का हमने जो पहल शुरू किया है, तो इसमें क्या है कि हमको बहुत सारे युवाओं की आवश्यकता है और हम चाहते हैं कि ये युवा जो आज की तारीख में जो ग्रामीण युवा जो बेरोजगार घूम रहे हैं, कोई काम नहीं मिल रहा है, उनको हम मुफ्त प्रशिक्षण दे रहे हैं। मुफ्त प्रशिक्षण देके उनको क्या है कि उनके गांव में ही उनकी क्षेत्र में बने हुए एफपीओ से जोड़ने का काम हम करने के वो प्रयास में है। तो हम चाहेंगे कि आपके क्षेत्र में कोई भी युवा बेरोजगार हो या फिर कॉलेज पास आउट हो, तो युवा युवती दोनों चलेगा, तो उनको हम ऑनलाइन के माध्यम से क्या है कि 2 महीने 3 महीने का मुफ्त प्रशिक्षण दे रहे हैं। तो वो चाहो तो हमारे साथ जुड़ के प्रशिक्षण ले सकते हैं और गांव में और जो उनके क्षेत्र में जो किसान उत्पादक संगठन एफपीओ वगैरह बने हैं, तो उसके साथ काम करके अपना करियर बनाने का एक रास्ता ढूंढ सकते हैं। तो इस मंच के माध्यम से मैं ये वो देना चाहता हूँ और और आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि इस तरीके से हम जो ग्रामीण बेरोजगारी की जो समस्या है उससे कैसे हम समाधान प्राप्त कर सकते हैं, उसमें मैं आप लोगों का सहयोग चाहूंगा। धन्यवाद जी, धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भ्राता जी, आपका मार्गदर्शन प्राप्त हो, आगे आपका मार्गदर्शन प्राप्त हो। एक दिन पूरा सेशन का समय आप लेने का कष्ट करें और इस विषय पर चर्चा करें, तो हम सबको लाभ मिलेगा। मैं आदरणीय शरद वर्मा जी के पास चलता हूँ, वो आए और गो अभ्यारण्य के बारे में जो योजना है, जो अपन ने प्रयास किया है, बस वो दिन अब आने वाले हैं, चूंकि आपका तो आप उसके बारे में बताने का कष्ट करें। जी, अतिथिगण का प्रणाम सभी को। और आज बहुत महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा हो रही है और हम लोगों ने मुनीलाल सर जी के साथ यहाँ पे सुहागपुर में लगभग 150 एकड़ जमीन, जो कि वहाँ स्थानीय नेताओं के थ्रू हमें मिलने का आश्वासन मिला था, तो हमने वहाँ से वो जमीन के नक्शे वो सब सांसद जी को उनके घर पर जाके निवास पे उनको दे के आए थे कि सर ये अगर ये जमीन मिल जाए तो हम लोग ये कार्य कर सकते हैं। तो सांसद जी ने इस चीज को बोला था कि हम लोग इसको बढ़ाएंगे और यहाँ पे ये बहुत अच्छा जंगल के पास लगी हुई जमीन है और बहुत सुरक्षित है और वहाँ पे बहुत अच्छी गाय को एक स्थान मिल सकता है जो आज रोडों पे मारी जा रही हैं, इधर उधर भटक रही हैं। तो दुख होता है उनको, जब भी उनके हमें देखने को मिलती हैं तो मन विभोर हो जाता है कि ऐसी गाय को हम लोग क्यों नहीं सुरक्षित कर पा रहे हैं, कहाँ इनको रख दें, कितना जल्दी हो जाए। सांसद महोदय इतने अच्छे थे कि हम और जब मुनीलाल सर गए तो रात को 12 बजे तक हमने उनके घर पे इंतजार किया, तो उन्होंने कहा कि आप लोगों ने इतनी देर तक इंतजार किया है, तो फिर उन्हें 12 बजे हम लोगों को खाना बना के फिर उन्होंने हम लोगों को खाना खिलवाया और ये कहा कि आप जिस कार्य के लिए इतनी भक्ति से लगे हुए हो वो कार्य आगे सफल होगा। और आज मंच पे जो अतिथि आए हैं, ऐसा लगता है कि वो समय आ गया है जब वो जगह हमें मिल जाए और शासन अगर उस योजना के अंतर्गत उस जगह को जोड़ देवे तो वहां पे काफी सारी इस जिले की समस्या पूरी हल हो सकती है। ये बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा काम है जो गौ सेवक में लगे हुए हैं और बहुत सारे ग्रुप गौ सेवक में कार्य कर रहे हैं। और इतनी सारी गाय, अगर आप नागपुर हाईवे पे जाएंगे तो हजारों की गाय में हमने मुनीलाल सर जी के साथ ये रास्ते में जगह जगह देखा कि गाय झुंड बना के खड़ी हैं, 2-2, 250-250 गायें हैं और उनकी हालत इतनी खराब है। जब हमने देखा था कि पशु आहार इनके खाने के लिए चारे नहीं है, भूसा नहीं है, तो हमने अपना एक साइलेज का प्लांट भी डाला जहाँ पे हम लगभग 20,000 कुंटल साइलेज गाय के लिए बनाते भी हैं। ऐसे हम लोग गाय की सेवा में लगे हुए हैं। जी ओम, प्रणाम। जी बहुत बहुत धन्यवाद शरद भैया जी। आदरणीय ससुर जी से मैं चाहूँगा कि जो आपने बात रखी है कि इन्होंने जगह देख रखी है,
सारी चीज़ें हैं और इसके बारे में और कैसे बात बढ़ाई जाए, तो मैं चाहूँगा कि ये तो कॉल पे बात हो सकती है, थोड़ा-सा 2 शब्द आप इस बारे में मार्गदर्शन करने का कष्ट करें। सेसरी जी लेफ्ट हो गए हैं, शायद नेटवर्क चला हुआ हो, इनसे बात कर लेंगे। तो मैं आदरणीय प्रणाली मराठे जी का हैंड रेस है और बने सिंह जी का। जी प्रणाली बहन जी। मैं क्षमा चाहूंगा, बीच में संपर्क संपर्क कट गया था। जी जुड़ गए। जी जी। निश्चित रूप से बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आपने प्रयास गो अभ्यारण्य के लिए प्रारंभ किया। और मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि जिस अभ्यारण्य की बात ब्रजगोपाल सिंह साहब ने की मध्य प्रदेश के, उस गौशाला को जिन शर्तों पे और जिस नियमानुसार शासन से गौअभ्यारण्य के लिए दिया है, उन शर्तों को हम एज सच पूरा पूरा मैं उसका जो एक डॉक्यूमेंट है वो डॉक्टर टावरी साहब ने जब सालरिया जब उन्होंने गो अभ्यारण्य विजिट किया था तब उन्होंने प्राप्त किया था, उसकी कॉपी। उस आधार पे आपको बड़ी सहजता से सरलता से उस जिले के कलेक्टर द्वारा आपको गौ अभ्यारण्य के लिए वो भूमि आवंटित कर दी जाएगी, उन्हीं शर्तों पे, उन्हीं नियमों के आधार पे। वो बड़ी सहज और सरलता से हो जाएगा यदि उन नियमों के तहत हम यदि अनुबंध करने को शासन से तैयार है, शासन दे देगा बड़ी आसानी से। और जहाँ कहीं भी हमारी जरूरत होगी हम भी आपके लिए हमें कहीं बात करनी होगी तो हम भी बोल देंगे उन्हें। कहीं ना कहीं आपका ये कार्य निश्चित रूप से, और जहाँ एक एक हमारे अतिथि जो है यहाँ जो उन्होंने अपनी बात की, तो गो अभ्यारण्य अभ्यारण्य का मतलब ही यह है कि सिर्फ गाय नहीं है वहाँ पे, गायों के साथ में एक इकोसिस्टम बनाने की बात। अभ्यारण्य बनाने का जो मूल उद्देश्य है वो पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्स्थापित करने का है। प्रकृति में जो गायों का सामंजस्य जिन चीजों से था, जिन चीजों से गायों का के आसपास की जो चीजें हैं, जो इकोसिस्टम में जो चीज जो प्राकृतिकता में जो उपलब्ध होती है या होनी चाहिए, वो सब चीजें वहां पे, तो वहां पे अन्य अन्य ऐसे पशुओं का, ऐसे ऐसे पक्षियों का, ऐसे हमारे गतिविधियों का, वन्य वन्य जीवों के का वहाँ पे विचरण हो, वो भी जो है सुनिश्चित किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक बृहदता में, व्यापकता में, और सिर्फ अभ्यारण्य खोलने से बात बनेगी नहीं। जैसे मुझे अच्छा लगा कि शाह जी जो हैं वो इंदौर से हैं। मैं निश्चित रूप से आपको एक बड़ा प्लेटफॉर्म बुंदेलखंड उत्पादकता परिषद के माध्यम से देने के लिए मैं आपको अनुरोध करता हूं कि आप उसमें जुड़िए, बुंदेलखंड के विकास के लिए और रोजगार का, जैसे आपने बताया कि आप युवाओं के लिए काम कर रहे हैं, आप गायों के लिए, आप समग्र विकास के लिए, तो निश्चित रूप से बुंदेलखंड उत्पादकता परिषद और एक नर्मदा उत्पादकता परिषद का गठन भी डॉक्टर कमल टावरी साहब के द्वारा किया गया है, जिसमें नर्मदा के दोनों तटों का जो 10-10 किलोमीटर का जो एरिया है, उस एरिया के विकास की एक महती योजना, जो निश्चित रूप से विश्व की पहली ऐसी योजना होगी जिसके लिए एक्शन प्लान तैयार हो रहा है कि नर्मदा का अमरकंटक से लेके और जो उसके समुद्र में मिलने तक के एक समग्र विकास का, एक उसकी उत्पादकता अभिवृद्धि का जो कार्यक्रम है, वो भी एक माध्यम ऐसा है जो आप सबके लिए है। आप उसमें जुड़िए। नर्मदा की महत्ता और नर्मदा का जो महात्म्य है वो अपनी जगह है। वो गंगा के बाद यदि किसी नदी का उल्लेख आता है तो वो माँ नर्मदा का है। तो कहीं ना कहीं हम मातृ सत्ता को, जिसमें नर्मदा भी है माता के रूप में और गाय भी है माता के रूप में, हम दोनों को प्रतिस्थापित करने का एक जो कार्य, क्योंकि हम कह रहे हैं कि हम यहाँ पे एक शब्द जोड़ रहे हैं, गो क्रांति का। एक गो क्रांति की जरूरत है। वो क्रांति आप सबके विचारों से, आप सबके कामों से आएगी और निश्चित रूप से समग्रता में हम स्वरोजगार, स्वावलंबन की ओर, हमें दान आधारित गौशाला नहीं खोलनी, हमें हमें स्वावलंबन पे कार्य करने वाली गौशालाएं, हमें गौ अभ्यारण्य खोलने जो अपने आप चले। तो आप करिए काम, हम इसमें साथ में हैं। जो रोड़े अटकने हैं, जो रोड़े अटकाने वाले हैं, उनके लिए भी हम आपको आपको गाइड करेंगे, हम आपको उसके लिए रास्ता हम सुलह करेंगे कि कैसे आप उसमें आगे बढ़ पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।